बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा तो बेटा अपने बायोस्टैटिस्टिक्स के जो मिसिंग लेक्चर्स थे 2-3 उनके साथ चलते हैं। आज हम देखते हैं, हमने इससे पहले टेस्ट पढ़े थे हाइपोथेसिस के ना, कि हाइपोथेसिस टेस्ट उनमें हमने जी टेस्ट पढ़ा था, फिर हमने टी टेस्ट पढ़ा था, और वो थे बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता है कैसी होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जिसमें जो बेल शेप हो, ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्यूनेस ना हो, ना पॉजिटिव स्क्यूनेस हो ना नेगेटिव स्क्यूनेस हो, ठीक है ना। दोनों साइड्स पे जो आपका ग्राफ है वो मीन के दोनों साइड्स पे बिल्कुल एक जैसा बने। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, और हमको दो जो पैरामीटर्स हैं या दो जो हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको हमने कंपेयर करना। तो इस सूरत में जो है हम वहां पे काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो लगाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है जी, वो हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेटा काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशंस के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, इसके फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, और आखिर पे इसकी जो है वो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप के आई ट्राइड माय बेस्ट, बहुत ज़्यादा मैंने इसको समझाने की कोशिश की और इंशाल्लाह करूँगा भी। इस पर मैंने स्लाइड्स की प्रिपरेशन में भी बेटा बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता तो काइंडली क्यूरीज करें, कुछ पहले भी हैं, अच्छा लगे। चलो जी चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जानब। वो है जी काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है जी, काई स्क्वायर टेस्ट या इसको चाई स्क्वायर टेस्ट भी कहते हैं। वो कह रहे हैं कि इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इन स्टैटिस्टिकल वर्क। सो यहां पे बात आ जाती है सिंपलेस्ट की और मोस्ट वाइडली यूज की। आई होप कि आप लोगों को ये दो चीजों की तो समझ आ गई है। तीसरी बात यहां पे जो आई है वो बेटा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है जी। अब नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक की बात आ गई तो अभी हम थोड़ा सा नॉन पैरामेट्रिक की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। नॉन पैरामेट्रिक क्या है? द टेस्ट जो नॉन पैरामेट्रिक कौन से होते हैं? दोज टेस्ट दैट डू नॉट रिलाई ऑन assumptions, ओके, द टेस्ट दैट डोंट रिलाई ऑन assumptions बट पॉपुलेशन पैरामीटर्स, जो कि assumptions के ऊपर रिलाई नहीं करते बल्कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है ना, भी रिलाई नहीं करते, ना पॉपुलेशन मीन के ऊपर रिलाई करते हैं ना पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर रिलाई करते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर एक्सेप्शंस, लाइक द टेस्ट do not rely on assumptions about population parameters, population mean and population standard deviation. So if a test does not rely on assumptions like population parameters, population mean and population standard deviation, so these tests will call the non-parametric test. So the topic that we are discussing today is chi-square test. It is also a non-parametric test, okay. And the test that we already discussed, like Z test and T test, these were the parametric tests. So you can have a clear difference between them. Chi-square test and Z test and T test, that are the parametric test, and chi-square is non-parametric test, okay. So let's start. What's the chi-square test? The chi-square test is test of significance. It is the test of significance. You can see the curve over here, like it's not the normal curve as we already discussed in Z test and T test. It's the skewness, like right-tailed probability, okay. So chi-square test is the best, is the test of significance. It was first of all used by Carol Pearson in years 1900. तो 1900 में सबसे पहले ये कैरल पैरसन ने बेटा इसको इस्तेमाल किया था। ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है। chi-square टेस्ट इज यूजफुल मेजर ऑफ कंपेयरिंग द एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स विद दोज ऑफ एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली एंड बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा? chi-square टेस्ट जो है
इसमें हमने कंपेयर करना है, किस चीज का कंपेयर करना है, हमने कंपेयर करना है एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स का, कि वो रिजल्ट जो हमने एक्सपेरिमेंट करने के बाद हासिल किए उनका किन के साथ, जो के हाइपोथेसिस से हम एक्सपेक्टेडली थ्योरेटिकली जो रिजल्ट्स हैं, विद दोज एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली, जो हम थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट करें उनके साथ, ठीक है ना, जो थ्योरेटिकली हम एक्सपेक्ट करें उनके साथ, और वो थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट करने वाले कौन से हैं, उनकी बुनियाद है बेटा हाइपोथेसिस के ऊपर। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इसका मतलब है कि काई-स्क्वेयर टेस्ट में हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स को किनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हाइपोथेसिस के लिए, जो कि थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड है। ठीक हो गया? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इट इज डिनोटेड बाय GR साइन लाइक काई स्क्वायर, इसको बोलते हैं बेटा काई स्क्वायर, तो इससे ये डिनोट किया जाता है। ये पॉइंट्स मैं दोबारा बताता हूं, काई स्क्वायर टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट। सबसे पहले कैरल पैरसन ने 1900 में इसको जनाब साहब किया था। तो ये कैसा टेस्ट है, इसमें हम बेटा क्या करते हैं, इसमें हम कंपेयर करते हैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन टेस्ट को विद एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। ओके, इट्स डिनोटेड बाय काई स्क्वायर। अब इसके बाद इसका फार्मूला देखें, फार्मूला में क्या है कि काई स्क्वायर बराबर है सुमेशन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, इसका होल स्क्वायर है ओवर एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल का स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड। ओके, तो इसको अगर हम लिखेंगे इस फॉर्म में, देखें काई स्क्वायर किसके बराबर है, सुमेशन OI स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, जो अभी हमने पीछे देखी है, ये देखिए ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी O से, और E स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड E से, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर ओवर E नॉट। तो ये बस कुछ भी नहीं किया, इसको ऑब्जर्व्ड को O और E एक्सपेक्टेड को हमने E से रिप्लेस किया, ठीक है ना। तो इसमें देखें x बार किसके बराबर हो गया, काई स्क्वायर के बराबर। E क्या है, सम है, सुमेशन है। OI स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड EI स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो फार्मूला बेटा आपका वही है। उसके बाद देखें, इट्स द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो अभी हमने देखे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है रिप्रेजेंटिंग द रेशो। जारी बात है बेटा, ये रेशो है, रेशो कहते हैं तकसीम होने को। इट्स द रेशो बिटवीन द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स O एंड थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सर्टेन हाइपोथेसिस। ओके, तो अभी हमने देखा फार्मूला में यही चीज है कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसके, एक्सपेरिमेंटली रिप्रेजेंटिंग द रेशो बिटवीन द एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड O वैल्यू एंड थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स E based on certain hypothesis. Okay, so next point देखें, it uses the data in the form of frequencies। एक और इसकी क्या खासियत है कि ये डाटा को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इस्तेमाल करता है, जैसे कि नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। बेटा फ्रीक्वेंसी से मुराद ये होता है कि कोई इवेंट कितनी दफा हुआ है। बात समझ आ गई कि नहीं, कोई इवेंट कितनी दफा हुआ है, जितनी दफा हुआ होगा वो इवेंट, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो इसमें जो काई स्क्वायर टेस्ट है, इसमें हम डाटा किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, हम फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक हो गया, मतलब कि हम जो डाटा यूज कर रहे हैं वो हम किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में यूज करें। तो फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा मैंने अभी आपको बता दिया कि ये है नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अच्छा जी इसके बाद देखिए, इट यूजेस डाटा। अच्छा ये हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग। अब देखें कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्क्वायर ऑफ ओवरऑल डेविएशंस। असल में बेटा काई स्क्वायर टेस्ट जो है ना, ये जो डेविएशंस हैं, डेविएशंस फ्रॉम मीन, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डेविएशन नहीं होती, और स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, डेविएशन होगी। तो जारी बात है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है ना, ये स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट के जरिए वो कह रहे हैं, इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्क्वायर ऑफ ओवरऑल डेविएशन इन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बाय द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। बात समझ आ गई कि नहीं, मतलब O माइनस E का होल स्क्वायर ओवर E, वही बात जो हमने फार्मूला में पढ़ी है, ये दोबारा यहां लिखी हुई है। देखें हम, इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, बात समझे, अगर एक्सपेक्टेड
ई और ऑब्जर्व्ड ओ फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं होता, फिर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज 0। तो जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। बात समझ आया कि नहीं यार? अगर एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं होता, मतलब वैल्यू दोनों की सेम है, तो जारी बात है जो वैल्यू काई स्क्वायर टेस्ट की होगी वो 0 ही आएगी। मतलब 8 में से अगर 8 हम निकाल देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखें, इफ देयर इज अ डिफरेंस। अब बात आ जाती है अगर उनके दरमियान में फर्क है बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो फिर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर विल बी मोर देन 0। तो जारी बात है भाई अगर उनमें फर्क है, मतलब कि अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू 10 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू 8 है, तो 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 0 से बड़ा है। बात समझ गया कि नहीं? अगर एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के दरमियान में कोई फर्क नहीं होगा तो काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू 0 आ जाएगी। हाँ, अगर उनके दरमियान में फर्क होगा तो काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, जारी बात है, हमें भी पता है। अगला पॉइंट देखें, बट द डिफरेंस इन द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज में ऑल्सो बी ड्यू टू द सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस एंड इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड इन ड्राइंग इन्फ्रेंसेस। वो कहता है कि ये जो फर्क है जो फ्रीक्वेंसीज में आ रहा है ये सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस की वजह से भी हो सकता है, और इन्फ्रेंस को जब हम इन्फ्रेंस भी देखेंगे कि इन्फ्रेंस क्या होता है, जब हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं वो कह रहा है कि उस वक्त हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है बेटा टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यूज होगी इसी काई स्क्वायर टेस्ट में। तो देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। देखें, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम नंबर ऑफ क्लासेस। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस से, ठीक है ना। लिहाजा द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन अ टेस्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस माइनस 1। बेटा नंबर ऑफ क्लास जो होगी उसमें से एक को हमने माइनस कर देना, जो जवाब आएगा वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। बात समझ आ गई कि नहीं? नंबर ऑफ क्लासेस से हम एक को माइनस कर देंगे तो जो जवाब आएगा वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। देखें हम, इफ देयर आर 2 क्लासेस, अब फर्ज कर लेते हैं जी, हमने अभी कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैसे निकालना, नंबर ऑफ क्लासेस में से एक को माइनस कर देना, जो जवाब आएगा वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अगर हमारे पास 2 नंबर ऑफ क्लासेस हैं, या हमारे पास 3 नंबर ऑफ क्लासेस हैं, या हमारे पास 4 हैं नंबर ऑफ क्लासेस, या 5 हैं, व्हाटएवर, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास फर्ज किया कि 2 नंबर ऑफ क्लासेस हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 1, तो जवाब कितना आ जाएगा, 1। तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1। अगर नंबर ऑफ क्लासेस हैं हमारे पास 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे भाई, 3 माइनस 1 कर देंगे, सारी बात है। तो 3 माइनस 1 कितना जवाब आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ क्लासेस 4 हैं तो 4 माइनस 1 जवाब 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई है अच्छे तरीके से। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ क्लास जो है उसमें से हम एक को माइनस कर देते हैं, जो जवाब आता है वो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। आगे चले, इन अ कंटीजेंसी टेबल the degree of freedom is calculated in the different manners, ठीक है ना। अगर हम कॉन्टीजेंसी टेबल लगाएंगे, बेटा कॉन्टीजेंसी टेबल क्या है, ये मैट्रिसेस की तरह है। आपने मैथ में पढ़े थे, या किसी ने नहीं भी पढ़े तो चलो वो पढ़ लेगा, एफएससी जिन्होंने मैथ से की है, ठीक है ना, उन्होंने पढ़े। और वैसे मैट्रिक में भी आई थिंक है मैट्रिसेस हैं, ठीक है ना। मैट्रिसेस जो है इनको उर्दू में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, अभी माइंड में नहीं आ रहा बेटा। मैट्रिसेस को कहते हैं कुछ कहते हैं यार उर्दू में, सॉरी मैं नहीं देख सका। मैट्रिसेस में रो और कॉलम जो है उनको जरब दी जाती है। तो अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कॉलम आ जाता है जिसमें कॉन्टीजेंसी टेबल जो है वो उसको हमने फाइंड करना है, तो कॉन्टीजेंसी टेबल इज जस्ट लाइक द मैट्रिसेस। सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द कॉन्टीजेंसी टेबल, देन हम कैसे करेंगे, देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैसे फाइंड करनी है कॉन्टीजेंसी टेबल में। रो माइनस 1 और जरब खा जाएगी कॉलम माइनस 1 में। बात समझ आ गई कि नहीं? सिंपल के लिए क्या है, सिंपल जो हमारा जो वैल्यू होगी, जो सिंपल हमारी ऑब्जर्वेशन है उसमें तो सिर्फ हमने नंबर ऑफ क्लासेस में से एक को माइनस कर देना। लेकिन अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं 2 पैरामीटर्स का, और जारी बात है हम कॉन्टीजेंसी टेबल से करेंगे। कॉन्टीजेंसी टेबल भी मैं आगे बयान कर रहा हूं, कोई कसर छोड़ी नहीं है बेटा इसमें लेक्चर में ना। तो कॉन्टीजेंसी टेबल जो है उस सूरत में हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, उस सूरत में हम रो माइनस 1 जरब कॉलम माइनस 1 कर देंगे। तो आर क्या है, नंबर ऑफ रोज इन द टेबल, और सी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल। सो नंबर ऑफ रोज माइनस 1
ज़रब खा जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स -1। तो ये इस तरह से आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी। किसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी? कॉन्टीजेंसी टेबल की डिग्री ऑफ। अब आ जाते हैं हम कॉन्टीजेंसी टेबल की तरफ के ये क्या बुलाया है। देखें जी कि कॉन्टीजेंसी टेबल क्या बुलाया है। अच्छा, द टर्म कॉन्टीजेंसी टेबल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द कैरल पर्सन, वही जिसने chi-square टेस्ट बनाया। जारी बात है यार, कॉन्टीजेंसी टेबल भी उसने बनाया। देखें, अ कॉन्टीजेंसी टेबल इज अ टेबल टाइप ऑफ टेबल इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है बेटा? मैट्रिक्स क्या होते हैं यार? मैट्रिक्स जो है ना, इसको ये मैथ में होते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट जो है उसके हिसाब से जो है इनको लिखते हैं उस तरह से, ठीक है ना। मैट्रिक्स जो है ना, ये मैं अभी आपको बताता हूं, इनकी उर्दू जो है ना मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है ना। इसको ना सांचा बोलेंगे हम, ठीक है ना, मतलब कि सांचा एक किस्म का, ठीक है। तो अ कॉन्टीजेंसी टेबल इज अ टाइप ऑफ टेबल इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट दैट डिस्प्लेज द मल्टीवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स। ये एक सांचा है, बड़ी ब्रैकेट में इसको जो है वो जाहिर करते हैं। बेटा इसमें क्या होता है कि ऊपर जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं, और मतलब कि वर्टिकली, और हॉरिजेंटली इसमें क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज। ये एक बड़ी ब्रैकेट में हम लिखते हैं, और वर्टिकली इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, मतलब कॉलम्स लिखेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2, और हॉरिजेंटली इसमें क्या लिखेंगे? हम रोज लिखेंगे, ठीक है ना। सो कॉन्टीजेंसी टेबल इज अ टाइप ऑफ टेबल इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट दैट डिस्प्लेज द मल्टीवेरिएंट like frequency distribution in the variables. So value of depends on number of classes, in other words that the number of degrees of freedom and the critical level of probability, ठीक है ना। तो ये है कॉन्टीजेंसी टेबल, जिसमें आप वैल्यूज को लिखते हैं, मतलब ऊपर नीचे वर्टिकली कॉलम्स के जरिए, और दाएं बाएं मतलब कि हॉरिजेंटली रोज में, ठीक है ना। तो ये है कॉन्टीजेंसी टेबल। ये बेटा मैंने आपको एग्जांपल भी यहाँ पे दी है। हम 2x2 का कॉन्टीजेंसी टेबल देखते हैं। देखिए 2x2 टेबल व्हेन देयर आर ओनली 2 सैंपल्स, सो ईच डिवाइडेड इनटू द क्लास एंड 2x2 कॉन्टीजेंसी टेबल इज प्रिपेयर्ड। तो कैसे होता है ये देख लें। इट इज आल्सो नोन एज 4-fold और 4 सेल टेबल। जारी बात है 2 × 2 4 हो जाएगा। अब ये देखें, हमने 2 × 2 का कॉन्टीजेंसी टेबल हमने सिर्फ देखा है। देखिए कॉलम 1 है, इसमें ऊपर से नीचे, ठीक है ना, वर्टिकल, और कॉलम 2 है वर्टिकल। फिर जो है इसी तरह से देखें, ये कॉलम टोटल आ जाएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 और ये कॉलम टोटल। और हॉरिजेंटली क्या है? दाएं बाएं रो 1 रो 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? रो टोटल। बात समझ आ गई आपके? ये कॉन्टीजेंसी टेबल क्या होता है। तो इस सूरत में कि जब कॉन्टीजेंसी टेबल जो है आ जाएगा, फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? अभी हमने उसका फार्मूला पढ़ा है कि r-1 मतलब कि r-1 ज़रब किससे खा देगा? c-1, ठीक है ना। तो r-1 क्या है? r क्या है? नंबर ऑफ रोज 2 हैं जी, कॉलम कितने हैं? वो भी 2 हैं। तो r-1 क्या आ जाएगा? 2-1, मतलब रो कितनी है? 2, 2-1 ज़रब किससे खा जाएगा? 2-1, 2-1 1 है, 1 से ज़रब खाएगा, क्या हो जाएगा? 1। तो आपका कॉन्टीजेंसी टेबल जो है इस सूरत में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है बेटा, वो आपकी 1 निकल आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों बताया, ये आगे इस्तेमाल होगी फार्मूले में, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद बेटा अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द chi-square टेस्ट। ओके, हम देखेंगे कि chi-square टेस्ट जो है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। देखें, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज वेयर एज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन the test is based on mean and standard deviation. This test is based on frequency, whereas in theoretical distribution the test is based on mean, median and standard deviation. बात समझ आ गई कि नहीं? पहली तो ये खुसूसियत है कि theoretically ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे है, लेकिन अगर हम इसको फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से देखेंगे तो ये जो है टेस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, ठीक है ना, जिस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, the other distribution can be used for testing the significance of differences between the single expected value and the observed proportion. अभी हमने देखा, जारी बात है बेटा, इसमें हम 2 चीजें लेते हैं, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं E और एक ऑब्जर्व वैल्यू लेते हैं, फिर हम जो है उनका डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंस डिफरेंस देख सकते हैं।
तीसरा पॉइंट देखें, ताहम दिस टेस्ट कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग द डिफरेंसेस। वो कह रहे हैं कि हम डिफरेंस को देखने के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एंटायर सेट ऑफ द एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। तो हम एंटायर सेट ऑफ एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज का फर्क देखने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट में हमने क्या कहा था कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस के लिए बिटवीन द सिंगल एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। लेकिन तीसरे पॉइंट में हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हम इसको इंटायर सेट ऑफ एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज के फर्क के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। अब बेटा आ जाता है जी चौथा पॉइंट। सो अ न्यू chi-square distribution is formed for every increase in the number of degree of freedom। अगर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंक्रीज आता है तो आपको एक नया डिस्ट्रीब्यूशन chi-square टेस्ट में मिलेगा। लेकिन दिस टेस्ट इज अप्लाइड फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर एस्टिमेशन। ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं कि ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एस्टिमेशन के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ये थी बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी मैंने डिस्कस किया है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी और भी हैं, ये देखें। इट इज अ पॉजिटिवली स्क्यूनेस। और बेटा पॉजिटिवली स्क्यूनेस और नेगेटिवली स्क्यूनेस हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं। तो ये देखें, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस नजर आ रही है ना आपको, स्क्यूनेस टुवर्ड्स द राइट इज कॉल्ड द पॉजिटिव स्क्यूनेस and skewness towards the left is called the negative skewness. So when we talk about the chi-square test, so its skewness is positive, so it will call it is the positive skewness. It is non-negative definitely because it is the positive skewness, so it will never be a negative. Next point, it's based on degree of freedom. तो अभी हमने देखी है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये किसके ऊपर बुनियाद है इसकी जी? इसकी बुनियाद है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। When the degree of freedom changes, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होगी तो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन हासिल होगी, जो भी हमने चौथे पॉइंट में पढ़ा कि अ न्यू chi-square डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म व्हेन एवरी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगला पॉइंट देखें, वेरियंस इज इक्वल 2 टाइम्स टू द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये वेरियंस जो है वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के दुगने के बराबर होगा। तो ये भी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट बेटे देखें, assumptions ऑफ द वैलिडिटी। assumptions ऑफ द वैलिडिटी देखें हम, ऑल द ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट। पहली assumption क्या है इसकी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है बेटा वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है ना। नो इंडिविजुअल एटम शुड बी इंक्लूडेड ट्वाइस। इसमें से जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें कोई भी इंडिविजुअल मेंबर 2 दफा नहीं लिखा होना चाहिए। बात समझ आ गई कि नहीं? नो इंडिविजुअल आइटम शुड बी इंक्लूडेड ट्वाइस और अ नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सैंपल। बात समझ आ गई कि नहीं? कोई चीज 2 दफा नहीं लिखनी होनी चाहिए, एक दफा और सारी इंडिपेंडेंट हो, कोई दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। दूसरा पॉइंट देखें assumption का, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस शुड बी लार्ज। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस शुड बी लार्ज। द chi-square set should not be used if n is equal to greater than 50। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 50 से ज्यादा है, n की वैल्यू अगर 50 से ज्यादा, तो chi-square टेस्ट वो कह रहा है कि नहीं यूज करना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखें, ऑल द इवेंट्स मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है ना। ऑल द इवेंट्स मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और फोर्थ पॉइंट क्या है? फॉर कंपैरिजन पर्पस द डाटा मस्ट बी इन द ओरिजिनल यूनिट। बेटा अगर हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं दो वैल्यूज के, तो उसका जो डाटा है ना वो यार ओरिजिनल यूनिट्स में होना चाहिए। ये नहीं है कि वो जनाब परसेंटेज में डाटा है, वो अशारिये में है डाटा। ठीक है ना। इस तरह से डाटा ना हो, नंबर्स में डाटा हो मुकम्मल तौर पे। ठीक है ना। 8, 5, 3, 7, 4, 3 इस तरह हो। ये नहीं कि 8.5 है, 3.2 है या 87% आ गया या 2% है, इस तरह का डाटा नहीं होना चाहिए, मुकम्मल नंबर्स में होना चाहिए। ठीक है ना। पांचवें देखें, इफ द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज इज लेस देन 5। अगर थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी आपकी 5 से कम आ जाती है फिर क्या है? देन वी पूल इट विद द प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसीज। बात समझ आ गई कि नहीं? अगर आपकी बेटा थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 से कम है तो फिर इसको हम चेंज कर देंगे प्रीसीडिंग, मतलब कि उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी से या सक्सीडिंग उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी से, सो दैट द रिजल्टेंट सम इज ग्रेटर देन 5। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट सम होगा वो 5 से ज्यादा हो जाएगा।
ठीक हो गया। देखिए अब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल, ये कुछ और बात मैंने ऐड की गई है। ये देखें बेटा ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल कैसी होती है आप जानते हैं अच्छी तरीके से, बेल शेप वाली। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल एंड ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव। जारी बात है यार, पॉजिटिव स्क्यूनेस है इसमें, हमने कहा कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम वी हैव ए सिम्पटोमेट्रिक या ए सिमेट्रिकल कर्व। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो आपको कर्व मिलेगी वो ए सिमेट्रिकल ही होगी, सिमेट्रिकल नहीं आएगी आप। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं बेटा एप्लीकेशंस या टाइप्स ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। सो द काई स्क्वायर टेस्ट इज एप्लीकेबल टू वेरिड प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर लाइक बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस, मतलब कि बड़े इसके इस्तेमाल है। तो इसमें दो तीन आगे इसकी एग्जांपल्स हैं। पहली क्या है जी, द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट, द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट, ये इसकी एग्जांपल है। फिर क्या है, द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये फिर क्या है, द टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इंडिपेंडेंस। ओए बच्चों परेशान नहीं होना कि टीचर ये क्या बोल रहे हैं, अभी इनकी एक्सप्लेनेशन भी आगे मैंने दी है, कसर नहीं छोड़ी कोई भी। देखें, द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट and the test of independence of attributes and the test of homogeneity of independent estimates of the population variance। तो ये क्या है अभी हम देखते हैं। उसके बाद बेटा है जी किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किस तरह से करना, मतलब कि अगर हमने जिस तरह से मतलब कि यार एक सीधी सी मिसाल है ना कि अगर आपने फर्ज किया चाय बनानी है या गाड़ी चलानी है, तो चाय बनाने की मिसाल ले लेते हैं। हाँ, चाय कैसे बनाएंगे, अब सबको पता है कि चाय कैसे बनती है, लेकिन अगर एक नया बंदा है तो जाहिर बात है बेटा उसको आप बताएंगे कि सबसे पहले आपने पानी डालना है, फिर उसमें आप चीनी डालेंगे, फिर उसमें आप जो है वो चाय डालेंगे। ठीक है ना, जब पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो फिर आप इसमें दूध डालेंगे, उसके बाद 4-5 उबाले देंगे, जनाब साहब टी आपकी तैयार है, इंजॉय करें, हैं सुप्रीम टी। अच्छा, तो इसमें देखें जी आप, अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि हो किस तरह से, मतलब ना ये किस तरह से इसको हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, डिफाइन द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सबसे पहले तो यार कोई भी एक्सपेरिमेंट है या कोई भी चीज है तो आपने उसका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो बनाए। आज मैं आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं पहले बड़ी दफा बता चुका हूं। हाँ समझ, ठीक है। अच्छा, फिर भी बता देता हूं। देखिए बेटा, नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस वो है कि जो स्टेटमेंट के उल्ट हम बना देंगे, ठीक है ना, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फिर नल हाइपोथेसिस के उल्ट बन जाएगा। ठीक हो गया। देखें, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्टेन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हासिल करेंगे। फिर क्या करेंगे, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। फिर क्या करेंगे, फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करना मैंने अभी बताया, आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है ना। सो उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्टेन द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। जारी बात है, टेबल वैल्यू बेटा ये काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू दी होगी 1% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे, मतलब 0.1 या फिर 0.05 सॉरी। तो ये जो है ये 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे ये वैल्यू आपको टेबल से नजर आ जाएगी। वो टेबल जो है काई स्क्वायर टेस्ट का वो टेबल मिलता है, जैसे आप लॉगरिथम टेबल होता है वैसे इसी का भी टेबल है, जी टेस्ट का भी टेबल है, टी टेस्ट का भी टेबल है और काई स्क्वायर टेस्ट का भी टेबल। तो वो वहां से आपने वैल्यू लेनी है, ऑब्टेन द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, ठीक है ना। वो आप देख लेंगे। कैसे देखते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए जो है ना आज एक बड़ा अच्छा किया है आप लोगों को, इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी समझ आएगी, आप लोग परेशान ना हो। देखें, कंपेयर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर विद द टेबुलेटेड। फिर उसके बाद क्या करना है कि हमने कंपेयर करना है जो हमने कैलकुलेट की है वैल्यू और जो हमने टेबल से हासिल किया, हम दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद बेटा जाहिर बात है फिर उसमें देखते हैं कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है जो टेबल वाली वैल्यू उससे, उसके बाद हमने क्या करना है, या छोटी है तो क्या करना है, ये हम अभी देखते हैं। देखें, फिर क्या है, स्टेट एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो दीज आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट द वैल्यू या टू अप्लाई द काई स्क्वायर टेस्ट। मतलब कि सबसे पहले नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेनी है, फिर कंप्यूट करनी है वैल्यूज काई स्क्वायर टेस्ट की, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करना है, फिर टेबल से वैल्यू देखनी है, फिर टेबल की वैल्यू और जो हमने हासिल की है उसका कंपेयर करना है, आखिर पे हमने रिजल्ट दे देना है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। उसी चीज को बेटा मैंने अभी दोबारा लिख भी दिया। देखें, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। दूसरे में क्या है, मेक अ
Jensen table and note the observed frequency O is each class, in each class आना है, सॉरी, in each class of one event रो वाइज। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा? रो वाइज आपने ऑब्जर्व वैल्यू देखनी है। हॉरिजेंटली जाहिर बात है बेटा, हॉरिजेंटली जो चीज लिखेंगे वो आप रो लिखेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एंड देन द नंबर्स इन ईच ग्रुप ऑफ द अदर इवेंट। कॉलम, कॉलम आप किस तरह से लिखेंगे? वर्टिकली वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है ना। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? सेट अप द नल हाइपोथेसिस। फिर नल हाइपोथेसिस जो है आपने बना देना है, जारी बात है, एक स्टेटमेंट है तो उसके उल्ट स्टेटमेंट बना लेंगे। अकॉर्डिंग टू द नल हाइपोथेसिस नो एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। तो यार नल हाइपोथेसिस तो उल्ट होता ही उल्ट है ना सिरे से। वो कहता है कि जो चीज हम एक्सपेक्ट करें वो नल हाइपोथेसिस कहता होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो जारी बात है, अभी हम कंपेयर करना चाह रहे हैं तो नल हाइपोथेसिस कहता है नहीं नहीं जी, कंपेयर जो है कोई एसोसिएशन नहीं है दो एट्रीब्यूट्स के दरम्यान में। तो फिर हमने नल हाइपोथेसिस बनाना। चौथे स्टेप में क्या करेंगे? दिस नीड्स सेटिंग अप एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद हमने एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो बनाना है एच ए, ठीक है ना। सो इट एज्यूम्स दैट द एसोसिएशन एग्जिस्ट। और यार नल हाइपोथेसिस जो है वो हमेशा उल्टी बात करता है, जो बात हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसको उल्टी बात करता है, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो हमारी वाली बात कर रहे हैं, जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो चीज होती है जो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है। आखिर पे क्या करेंगे? पांचवें स्टेप में कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को, फाइंड करेंगे नंबर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू सॉरी। और सातवें स्टेप में जो है हमने कैलकुलेट करना है काइस के टेस्ट कैसे, फार्मूला में हमने वैल्यू पुट करनी है ओ माइनस ई होल का स्क्वायर ओवर ई, ठीक है ना। दिस वैल्यू इज रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट। तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और इन्फिनाइट भी हो सकती है। अब वो चीज आ गई है जो हमने देखी थी एप्लीकेशंस में, ये वाली टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट। ठीक हो गया? देखें जी, यहां से बेटा आप थोड़ी सी इसको समझने की कोशिश करें। एक YouTube पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी मैंने एक और भी अपलोड करनी है, उससे इंशाल्लाह आपको और ज्यादा समझ आ जाएगी बेटा। वो इस तरह से है कि उसमें वो जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें वो व्हाइट बोर्ड के बिल्कुल सामने खड़े होकर जो है ना वो समझा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको सामने समझाऊं। चूंकि न्यूमेरिकल है तो इस तरह से तो थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम है और आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी। और वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आई होप कि आपको 100 नहीं 101% समझ आ जाएगी। देखें अब गुडनेस ऑफ द फिट टेस्ट। गुडनेस ऑफ द फिट क्या है? ये है जी टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कहते हैं लगातार किसी चीज के होने को। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन द हाइपोथेटिकल एंड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन हाइपोथेटिकल एंड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी ये कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है ना, क्या हाइपोथेटिकल और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्सिक्वेंसेज है। एग्जांपल देखें, हमने जनाब सिक्का ऊपर फेंका 50 दफा है, सिक्का जो है ऊपर 50 दफा फेंका, और हमने जो है दो ऑब्जर्वेशन देखी। एक तो नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस जो है इस 20 टाइम्स हेड। हमने सिक्का ऊपर फेंका, नल हाइपोथेसिस जो है वो कहता है कि 25 दफा जो है हेड आया और 25 दफा जो है वो क्या है? टेल है। बात समझ आ गई कि नहीं? पहली मिसाल है गुडनेस ऑफ द फिट की, हमने सिक्का ऊपर फेंका और नल हाइपोथेसिस हमने ये बना दिया। और यार ये जरूरी नहीं है कि सिक्का ऊपर फेंको तो 25 दफा हेड और 25 दफा टेल है, ये जरूरी नहीं है। हेड ज्यादा दफा भी आ सकता है और टेल कम दफा भी आ सकती है, इसी तरह टेल ज्यादा दफा भी आ सकती है और हेड कम दफा भी आ सकता है। लेकिन नल हाइपोथेसिस चूंकि बात जो असल होती है उसके उल्ट होता है, लिहाजा नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा? वो यही कहेगा भाई 25 दफा हेड है और 25 दफा जनाब टेल है। ये है नल हाइपोथेसिस। अब हमने एक्सपेक्टेड या ऑब्जर्वेशन जो है ये चीज है। अब हमने ये वैल्यू देखनी है, ऑब्जर्व वैल्यू। देखें जनाब, ये वही टेबल है जनाब, इसमें ये देखें रो और कॉलम है, ठीक है ना। इसमें हमने इवेंट्स देखे और इनकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक हो गया। ये देखें इवेंट क्या है? पहला इवेंट है हेड। पहला इवेंट क्या है जी? पहला इवेंट है हेड और दूसरा इवेंट क्या है जी? टेल। इसमें हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमने देखी है, जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू थी, जो एक्चुअल में हमने देखी थी कि कितनी दफा हेड है, तो एक्चुअल में हमने देखा कि 28 दफा हेड है और 22 दफा टेल आई है। और नल हाइपोथेसिस जो कि असल बात को मान ही नहीं रहा होता, वो क्या कह रहा था? 25 दफा हेड और 25 दफा टेल, ठीक है ना। तो अब ऑब्जर्व वैल्यू क्या है? हेड 28 दफा है और टेल कितनी दफा? 22 दफा है। अब जनाब इसको देखें जी,
ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने निकालनी है। ऑब्जर्व वैल्यू क्या थी, इवेंट की, हेड की 28 और टेल की कितनी है जी 22 है। एक्सपेक्टेड वैल्यू में तो जारी बात है नल है, दोनों को 25-25 रख रहा है। अब हम ओ माइनस ई निकालेंगे, जारी बात है बेटा फार्मूले में चीज हमने ये वाली पुट करनी, तो ओ माइनस ई आ जाएगा 28 माइनस 25 कितना आ जाएगा 3। फिर 3 का हमने अगले स्टेप में क्या ले लिया स्क्वायर, 3 3 9 आ जाएगा। फिर उसको हमने तकसीम कर दिया ई से, ई क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू 25 से, ठीक हो गया ना। तो ये वैल्यू आके 0.36 आ जाएगी। इसी तरह टेल के लिए ले लें, ऑब्जर्व वैल्यू क्या है 22 है, एक्सपेक्टेड क्या है 25 है, 22 में से 25 से निकालो तो ये -3 आता है। अब -3 का हम जब स्क्वायर लेंगे तो ये जारी बात है वो फिर 9 ही आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है वो भी फिर ओ माइनस ई का स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9, इसको डिवाइड किससे कर देंगे ई से, ई क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू 25, तो 9 को तकसीम कर देंगे 25 से तो ये भी 0.36 ही आ जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे इसका ग्रैंड टोटल करना है, बात समझ आ गई ना, का स्क्वायर का ग्रैंड टोटल करना है। तो 0.36 और 0.36 कितना आ जाएगा 0.72। बेटा यहां तक समझ आ गई कि नहीं, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आगे हमने इसकी वैल्यू फार्मूले में पुट की तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने अब देखनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, जारी बात है हमने कहा था कि नंबर ऑफ क्लासेस -1, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है 2, 2 - 1 किया तो 1 आ गया, ठीक हो गया। अब हमने टेबल में से देखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू एक 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 0.05% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जो वैल्यू है वो कितनी आती है। तो वो वैल्यू जब आप देखेंगे, बेटा अभी टेबल तो मेरे पास नहीं है, तो वो जब वैल्यू आप देखेंगे तो वो वैल्यू आपकी होगी 3.841 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। अब देखेंगे जो वैल्यू है टेबल में वो कितनी है 3.841, जबकि हमने जो वैल्यू निकाली है वो कितनी है 0.72 या 0.72। चूंकि हमारी जो वैल्यू है 0.72 ये छोटी है और टेबल वाली जो वैल्यू है 3.841 ये ज्यादा है, तो जब हमारी वैल्यू छोटी आएगी टेबल वैल्यू से तो हम फिर नल हाइपोथेसिस को क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि आवर कोइन इज फेयर, बात समझ आ गई कि नहीं। अगर हमारी वैल्यू एक्सपेक्टेड जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है टेबल वाली वैल्यू से कम आएगी तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, तो आवर क्वीन इज फेयर, बात समझ आ गई कि नहीं। ये था बेटा गुडनेस वाला। अब उसके बाद देखें टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जो उसकी दूसरी एग्जांपल है। देखें हम ये किस लिए है, ये है जी टू असर्टेन वेदर देयर इज अ डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये देखता है कि क्या दो एट्रीब्यूट्स या दो वेरिएबल्स के दरमियान में डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है या नहीं है, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं या इंडिपेंडेंट है। देखें आप एग्जांपल देखें जी, एक कंपनी है उसने एक ड्रग इंट्रोड्यूस करवाई है बी मलेरिया के इलाज के लिए, और उसने उसको कंपेयर करना चाह रही है एक पहले से जो मौजूद है ड्रग ए। देखें मैं थोड़ा सा सिनेरियो को एक्सप्लेन करता हूं। फर्ज किया जी एक कंपनी है, प्रोफाइजर कंपनी है, ये कोई भी कंपनी ले ले, मल्टीनेशनल कोई भी कंपनी ले ले। उसने मलेरिया के लिए पहले एक ड्रग बनाई थी ए, उसके बाद उन्होंने एक और ड्रग बना दी बी। अब वो कंपेयर करना चाह रहे हैं कि क्या ड्रग बी जो है वो पहले से जो मौजूद ड्रग ए है उन दोनों के दरमियान में क्या आपको कनेक्शन है या नहीं है, वो डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर या नहीं है। देखें जी ये हमारा सिनेरियो, हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड वेदर अ न्यू ड्रग बी इज मोर इफेक्टिव देन क्यूरिंग मलेरिया या नहीं। और जारी बात है यार, एक दवाई उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने अगली जनरेशन की एक और दवाई बना दी, तो अब वो देखना चाह रहे हैं कि यार जो नई दवाई है क्या ये पहली वाली दवाई से ज्यादा इफेक्टिव है कि नहीं। चलो जी, तो अब हमने देखना है, बजाय इसके हम लोगों से पूछते फिर हाँ भी तुम लोगों को फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, तो हम स्टैटिस्टिकली का स्केल टेस्ट लगा के हम देख लेंगे कि जो नई वाली दवाई है वो पहले वाली दवाई से ज्यादा इफेक्टिव है कि नहीं। चलो भाई हो जाओ सीधे, आ जाओ भाई। इसमें देखें बेटा हमने अभी इसमें फिर हमने जो है वो हमने क्या किया, हमने टेबल बनाया, वही टेबल है ना, टेबल हमने बनाया। इसमें हमने दो रोज जो है वो बनाएंगे, रो R1 और रो R2। रो R1 क्या है ड्रग ए है और ड्रग 2 की जो है वो क्या है R2 है। इसी तरह हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 बनाया, कॉलम 1 और कॉलम 2 बनाया। कॉलम 1 क्या है
और कॉलम 2 क्या है, और इसी तरह हमने कॉलम 3 बनाया। हमने मतलब कि 3 चीजें इसमें ली हैं। देखें जी, कॉलम 1 में क्या है कि जो ए और बी उन दोनों ने हेल्प की है, ठीक है ना, हेल्प दे, मतलब कि जो हमने दूसरी दवाई बनाई थी उसमें उसने हेल्प की है, 44 उसकी वैल्यू आई है, ठीक है ना। और 2 में क्या है कि उसने नुकसान दिया, कॉलम 2 में क्या है, 10 लोगों को नुकसान दिया है और 26 लोगों को उसने असर ही नहीं किया। 44 लोगों में उसने हेल्प किया है, बी ने ए को, मतलब कि ज्यादा इफेक्टिव है, 10 लोगों को नुकसान दिया और 26 लोगों को हुआ ही कुछ नहीं है। टोटल ये फिर 80 हो गए, 44 10 और 26 80 हो गए। बात समझ आ गई। इसी तरह बेटा जो ड्रग बी है उसके बारे में हमने देखना है कि 52 लोगों की हेल्प की हमने, उसमें से जो है 10 लोगों को नुकसान हुआ और 18 लोगों को कोई फायदा भी नहीं हुआ, ना कोई नुकसान हुआ। तो ये भी टोटल कितने हो जाएंगे, 80। अब हमने रो टोटल भी कर लेना और कॉलम टोटल भी कर लेना। पहली रो टोटल कितना था, 80, दूसरी रो टोटल कितना था, 80। अब पहला कॉलम टोटल कितना है, 96, दूसरा कॉलम टोटल कितना है, 20, तीसरा कॉलम टोटल कितना है, 44। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 80 80 160। और इसी तरह से बेटा ये देखें 44 और 96 और 20 ये भी 160 ही होंगे। तो आपके रो टोटल और कॉलम टोटल दोनों 160 आने चाहिए। बात समझ आ गई ना। अब जनाब हमने क्या करना है, इसी फ्रीक्वेंसी को लिखना है हमने, उससे अगले वाला टेबल हमने ड्रॉ करना है। इसमें ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है ये हमने देखनी है। ये थोड़ी सी यहां पर बेटा एक और बात मैंने आपको बतानी है, ये जरा गौर से देखें इसमें ना, मैं आपको बताता हूं बेटा। अब हमने क्या किया कि हमने देखना है कि रो 1 इंटू कॉलम 1, रो 1 इंटू कॉलम 2, फिर क्या है रो 1 इंटू कॉलम 3, मतलब कि रो 1 को कॉलम 1 से भी जरब दी, कॉलम 2 से भी जरब दी, कॉलम 3 से भी जरब दी। उसके बाद हमने रो 2 को ले लिया, रो 2 जरब कॉलम 1, रो 2 जरब कॉलम 2 और रो 3 जरब कॉलम 3। मतलब कि हमने जो है वो रो 2 को भी कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 तीनों से जो है हमने क्या किया, हमने उसको जरब दे दी। अब देखें R1 मल्टीप्लाइड बाय C1, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हमारी वैल्यू आ गई, हमने ये वैल्यूज इसमें जनाब पुट कर दी। अब देखें जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ये क्या है, 44 आ गया, फिर क्या आ गया, 10 आ गया। बात समझ आ गई कि नहीं, फिर क्या आ गया, 10 आ गया, फिर क्या आ गया, 26 आ गया। उसके बाद नीचे आ गए, रो 2 में आ गए, रो 2 में क्या है, 52 है, ठीक है ना। और रो 2 और कॉलम 2 में क्या है, रो 2 ये कौन सी है, कॉलम 2 में क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये 10 है, 10 इधर लिख दिया। रो 2 में कॉलम 3 की वैल्यू क्या है जी, रो 2 है, कॉलम 3 की वैल्यू क्या है बेटा, ये 18 इधर लिख दिया। तो ये आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ गई। अब आपने कैलकुलेट करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अब हमने देखना है बेटा। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या है जी, एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि रो टोटल जरब कॉलम टोटल तकसीमे टोटल जो वैल्यू है। क्या फार्मूला, रो टोटल जरब कॉलम टोटल तकसीमे जो टोटल वैल्यू है। तो अब जरा यहां पे देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू R1 और C1 के लिए रो टोटल कितना था, 80, कॉलम टोटल कितना था, रो टोटल कितना है, 80, कॉलम टोटल कितना है बताएं ना, 96 है। तो 80 जरब 96 तकसीम क्या किससे कर देंगे, 160 से। चलें जी, मेरे पास कैलकुलेटर मैं आपको करके भी दिखाता हूं। 80 जरब 96 जो जवाब आया उसको हमने तकसीम किससे कर दिया, 160 से। बेटा आप खुद भी अपने कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब फर्ज किया R1 C1 की हमने निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, रो टोटल जरब किससे कर देंगे, कॉलम टोटल तकसीम किससे कर देंगे, जो टोटल वैल्यू है 160 से। तो जब हमने 80 जरब 96 तकसीम 160 किया तो आपका जवाब क्या आता है, 48 आता है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है रो 1 C1 की वो क्या आ जाएगी, 48। अब देखें R1 और C2, रो 1 और कॉलम 2,
ठीक है ना, रो 1 और कॉलम 2। रो 1 की क्या है, इसमें भी इसी तरह इसकी वैल्यू जो है आपने फाइंड करनी है, रो टोटल ओवर कॉलम टोटल तकसीमे क्या है 160। कॉलम C2 का कॉलम टोटल क्या है 20 है, तो इसको 20 करेंगे, फिर बात समझ आ गई ना। रो टोटल इसका भी 80 है और कॉलम टोटल इसका क्या आ जाएगा 20, ये आ गया। फिर इसी तरह आपने इसकी वैल्यू ली, ठीक है ना, बात समझ गए कि नहीं। और यार ये आसान है, रो टोटल जरा कॉलम टोटल और तकसीम किससे कर देंगे, ये जो टोटल वैल्यू है हमारी 160 मतलब रो और कॉलम दोनों की। तो इस तरह से आप ये एक्सपेक्टेड जो है ये फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। अब हमने ये फार्मूला लिखना है, फार्मूला क्या था कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो O माइनस ई हमने कर दिया। 44 में से 48 निकाले -4, 10 में से 10 निकाले 0, 26 में से 22 निकाले 4, 52 में से 48 निकाले 4, 10 में से 10 निकाले 0 और 18 में से 22 निकाले -4 आ गया। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, हम इसका स्केयर लेते हैं, 4 का स्केयर लिया 16 आ गया, 0 का स्केयर 0, 4 का स्केयर 16, 4 का स्केयर 16, 0 का स्केयर 16 और -4 का स्केयर भी बेटा 16, और -4 का स्केयर प्लस वाला 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, नफी नफी जमा हो जाता है, ठीक है ना, इससे परेशान नहीं होना। अब फार्मूले में क्या है, ई की वैल्यू हमने लिखनी है। ई की वैल्यू जो है हमें पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है वो हमने लिखनी है। तो क्या थी ई की वैल्यू 25 थी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 16 तकसीम क्या कर देंगे 25 कर देंगे, ठीक है ना, 16 तकसीम 25 कर देंगे। तो ये आपकी जो है वो क्या आ जाएगी, ये आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो बेटा आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। ये इसका आपने फार्मूला में उसकी वैल्यू जो है वो पुट की, एक्सपेक्टेड वैल्यू की, जो जवाब आया वो आपने यहां पे लिख दिया, इसके जवाब यहां पे लिख दिया, इसके जवाब यहां पे लिख दिया। अब उसके बाद आपने जो है वो काई स्केयर जो है इसका जो है आपने टोटल करना है, ये जितनी भी वैल्यू है, मतलब 0.333 प्लस 0.727 प्लस 0.333 प्लस 0.727, तो ये आपका टोटल जो काई स्केयर टेस्ट की वैल्यू वो आ जाएगी 2.12। अब देखें यहां पे, वी सेट अप द टू हाइपोथेसिस H0, there is no difference between in the effectiveness of the two drugs। जारी बात है यार, नल हाइपोथेसिस तो यही कहेगा ना कि दोनों के दरम्यान में कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहेगा, ये कहेगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस टू ड्रग। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना है, अभी हमने देखा था कि अगर टेबल आ जाए तो उसमें क्या निकालेंगे, रो -1 कॉलम -1। रो कितनी है, रो है 2, 2 -1 जरब किससे कहा जाएगा, कॉलम कितने थे बेटा 3 थे ना, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो रो -1 क्या है, 2 -1 जरब क्या आ जाएगी 3 -1, तो 2 -1 क्या आ जाएगी 1 और 3 -1 क्या आ जाएगी 2। तो 2 और 1 को जरब देंगे 2 एकम 2 आ जाएगा, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने 0.05% 0.05 या 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल में टेबल में जाके डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 की वैल्यू आपने देखनी है। जब आपने वैल्यू देखी तो वो आ गई आपकी पॉइंट मतलब 5.991। अब देखें हमने कितनी वैल्यू निकाली थी, हमने निकाली थी 2.12। टेबल की वैल्यू क्या है, वो है 5.991। अब चूंकि जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, छोटी है, और टेबल की वैल्यू क्या है, वो बड़ी है। सो देयर इज नो डिफरेंस इन द इफेक्टिवनेस ऑफ द टू ड्रग्स। बात समझ आ गई कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के दरम्यान में कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ आएगी, क्योंकि हमारी वैल्यू छोटी आ गई है। अगर हमारी वैल्यू बड़ी आती तो फिर हम कह सकते हैं कि इसमें फर्क है। तीसरा बेटा जी टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी है। देखिए ये क्या है, टेस्ट इंडिकेट्स वेदर द प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू द डिफरेंट ग्रुप्स इन द टू और मोर पॉपुलेशन आर सिमिलर और नॉट। इसने ये देखना है, ये इंडिकेट करेगा कि प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द टू डिफरेंट ग्रुप्स इन टू और मोर पॉपुलेशन जो है वो सिमिलर है या नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं। इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखें जी, अ कंपनी हैज 2 फैक्ट्रीज इन दिल्ली एंड मुंबई। एक कंपनी की 2 फैक्ट्रियां दिल्ली और मुंबई में। तो हम पाकिस्तान में क्या करेंगे, लाहौर कराची में करते हैं। चलें जी लाहौर कराची कर देते हैं, लेकिन यहां भी दिल्ली और मुंबई रहने दें क्योंकि टेबल में भी दिल्ली और मुंबई लिखा हुआ है। एक कंपनी की 2 फैक्ट्रीज हैं, एक है दिल्ली में और मुंबई में। इट इज इंटरेस्टेड, अब वो इंटरेस्टेड है टू नो वेदर इट वर्क्स आर सेटिस्फैक्टरी विद देयर जॉब्स आर नॉट, बोथ प्लेसेस। वो ये देखना चाह रहे हैं कि उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं क्या वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, दोनों फैक्ट्रीज के। चलो भाई
अच्छा जी, अब हमने कॉलम बना लिया दो, एक में दिल्ली लिख दिया, एक में लिख दिया मुंबई। तो इसमें देखें हमने कैटेगरीज बना ली हैं इसमें ना, फुल्ली सेटिस्फाइड दिल्ली में कितने 50, मुंबई में कितने 70, टोटल कितने हो गए 120। मॉडरेटली सेटिस्फाइड दिल्ली में कितने 90 और मुंबई में कितने 110, और मॉडरेटली सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड कितने 160 दिल्ली में और मुंबई में 130, ये 290 टोटल हो गया। इसी तरह बेटा फुली सेटिस्फाइड है 290 दिल्ली में और मुंबई में कितने 190 और टोटल जो है वो 390। इनका टोटल कॉलम 1 का कितना आ गया 500, कॉलम 2 का कितना आ गया इसका भी 500 और टोटल जो है ये 1000 आ गया। ये इधर से आप जमा करें 390 290 200 और 120, ये भी 1000 आएगा। बात समझ आ गई ना, इसमें रो और कॉलम दोनों का जिस तरह मर्जी जमा कर लें तो ये 1000 ही आता है इधर। देखें जी, वी सेटअप द टू हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्कर्स हु बिलोंग टू द 4 जॉब सेटिस्फैक्शन कैटेगरीज आर इन द सेम इन बोथ दिल्ली एंड मुंबई। हम ये कहते हैं कि जो लोग सेटिस्फाइड हैं वो दिल्ली और मुंबई में दोनों एक जैसे ही हैं। और दूसरी क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स हु बिलोंग टू द 4 जॉब सेटिस्फैक्शन कैटेगरीज आर नॉट द सेम इन दिल्ली एंड मुंबई। नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि दोनों शहरों में सेटिस्फैक्शन लेवल एक जैसा, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि दोनों शहरों में जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या मुख्तलिफ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जनाब निकाल लो इसका। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, रो -1 कॉलम -1। रो कितनी है जी, रोज कितनी है बताएं, रोज कितनी है 4 हैं, ये देखें रोज कितनी है वो 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 -1 जरब कितनी आ जाएगी कॉलम -1, 2 -1, ठीक है ना। 4 -1 और कॉलम कितने हैं 2, 4 -1 कितना आ जाएगा 3, 3 जरब देंगे 2 -1 तो 3 को 1 से जरब देंगे 3 वाले आ जाएगी। अब 3 की वैल्यू आपने देखनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम की 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। आपने जब टेबल से वैल्यू देखी तो वो आपकी कितनी आएगी 7.815, 7.815 वैल्यू आई। अब हमने इसकी वैल्यू हमने फार्मूले से निकाली है, जारी बात है फार्मूले से कैसे निकालेंगे उसी तरीके से, ठीक है ना। ऑब्जर्व वैल्यू थी ना, और एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल तकसीम जो टोटल है। तो क्या करेंगे 50 - 60 इसका स्केयर ओवर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से 90 जमा 100, बात समझ आ गई। ओ माइनस ई कर रहे हैं ना यार, ओ माइनस ई करेंगे 90 - 100 इसका स्केयर है ओवर 100 आ जाएगा, 160 145 इसका स्केयर, मतलब कि ये वैल्यू जैसे ही आप कैलकुलेशन के जरिए निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 8.694। अब हमें देखना है चूंकि हमारी वाली वैल्यू में ज्यादा है और टेबल की जो वैल्यू थी जो हमने देखी थी वो थी 7.815, सो therefore because our value is greater than the table value, so therefore reject the null hypothesis and conclude that distribution of job of satisfaction of workers in Delhi and Mumbai is not homogeneous. Okay, so इसमें फिर हमने ये देखना है कि लाइक हमारी वैल्यू चूंकि ज्यादा आ गई है टेबल की वैल्यू से, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं दिल्ली और मुंबई में वो दोनों जो हैं वो एक जैसे सेटिस्फाइड नहीं है। आई होप बेटा आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी। आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोगों को इसके टेस्ट बड़े अच्छी तरीके से समझ आ जाए। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।